नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपन बात कर रहे थे कक्षा 12th मानव भूगोल के अपने पहले पार्ट के बारे में। पहला पार्ट का नाम था अपने मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हालांकि इसका एक पार्ट है जो अपन ने कल अपलोड कर लिया था। आज इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको लेके आए। पहले पार्ट में ठीक ठाक रिस्पॉन्स था आपका, उसको थोड़ा और बढ़ाइएगा, तभी आगे ये पूरे जो सभी वीडियोज है वो आपको फ्री मिलने वाला है, तो वो संभव हो सके। और चलिए, आपने जहाँ से छोड़ा था वहां से वापस बात शुरुआत करते हैं। आपने बात कर ली थी कल, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो थी वो मानव भूगोल की तीनों परिभाषाओं के बारे में, जिसमें अपन ने रेड जेल की, एलन सर्चिल सैंपल की और पाल विडाल लीला ब्लास की। इन तीनों को विशेष तौर से आपको याद करना है। और आज अपन बात करने जा रहे हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं। उनमें से तीन विचारधाराएं आती है। सबसे पहली विचारधारा को देखना, नाम क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर, इस नाम को देता ही नहीं, सीधे लिख देता है निश्चयवाद। तो भी ध्यान रखना है, ये सेम ही लिखना है। क्या बात है इसको देखना, क्या बात है। हाँ, तो पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद है क्या, इसकी स्थिति क्या है, तो इसको देखना। आदिकाल का मानव यानी कि नितांत संपूर्ण तरीके से क्या था भैया, है वो स्वतंत्र था। है आवश्यकता, नितांत आवश्यकता की स्थिति थी। ये ऐसे लिख दिया, नितांत संपूर्ण तरीके से आवश्यकता की स्थिति, ऐसे लिखना था। की स्थिति, ठीक है। आदिकाल का मानव था और मानव क्या करता था, केवल और केवल प्रकृति जैसे आदेश देती उसके अनुसार मानव कार्य करता था। यानी कि इसका दृष्टिकोण था, मानव प्रकृति का क्या था, दास। और स्वामी कौन था भैया? स्वामी, स्वामी थी भैया प्रकृति। कौन थी? प्रकृति ने जो आदेश दे दिया उसके अनुसार से मानव काम करता था। मुख्य विचारधारा कौन है इसके? एक तो रेड जेल है और एक एलन सर्चिल सैंपल। जो रेड जेल की क्या थी, शिष्य है। इन्होंने इस विचारधारा का निर्माण किया था। इसके अनुसार होता क्या है कि मानव है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था। प्रकृति यदि बारिश आ गई या प्रकृति ने उसको जो खाने के लिए दिया, तो वो उसी कंदमूल फलों को खा लेता था, उसमें कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करता था। आदिकाल के मानव से आपको तुलना करनी है। किस प्रकार की विचारधारा है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। और यदि इसको सीधे निश्चयवाद लिख दें तो भी सही है। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। यानी कि पर्यावरण है वो क्या है, स्वामी है, और मानव उसका क्या है, दास। मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल देता था। प्रकृति में कुछ भी प्रकार का चेंजेज नहीं करता मानव। मानव क्या कर देता? प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल देता। जैसा उसके साथ में प्रकृति व्यवहार करती, वो उसके साथ में उसके अनुसार से ढल जाता। जैसे उष्णकटिबंधीय भाग में है तो उसके अनुसार से मानव है रहना शुरू कर देता। और अधिक शीतोष्ण भाग में जैसे एस्किमो जनजाति रहते तो उसके अनुसार रहना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से मानव क्या कर रहा है? प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल दिया। और इस विचारधारा को बोला जाता है मानव का प्रकृतिकरण। यानी मानव किसके अनुसार में बदल चुका है? मानव प्रकृति के अनुसार से बदल चुका है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कभी कभार कि मानव के प्रकृतिकरण को समझाओ, तो आपके कंफ्यूज हो जाओगे मानव का प्रकृतिकरण क्या है। तो आगे नाम क्या लिख रहा है? मानव। और किसके अनुसार ढला है? प्रकृति के अनुसार। तो मानव का क्या हो चुका है? प्रकृतिकरण। मानव किसके अनुसार ढल गया है? प्रकृति के अनुसार। तो ये बात ध्यान रखना। प्रकृति के नियम इसमें क्या थे? जरूर थे। प्रकृति के नियम ही उसके अनुसार ही काम करता था मानव। मानव उसमें कोई नियमों में चेंज करना नहीं चाहता था। और इसी को बोला जाता है पर्यावरण निश्चयवाद। यदि परिभाषा में लिखना है तो ऐसे लिखना है, आदिम मानव समाज। आदिम यानी कि आदिकाल का जो मानव समाज है उसकी प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया। जो प्रकृति की प्रबल शक्तियां हैं, जैसे तूफान है, भूकंप है, बारिश, इस प्रकार की जो प्रबल शक्तियां, उसके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया, और मानव उसके अनुसार ही काम करता था, कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करता था। पर्यावरणीय निश्चयवाद को, भौतिक पर्यावरण को मानव प्रकृति की माता मानता था। मानव क्या मानता था? प्रकृति को क्या मानता था? माता, माता प्रकृति। मानव ये मानता था कि मेरी माँ कौन है? प्रकृति है, उसके अनुसार से काम करूंगा। यानी कि प्रकृति स्वामी होती, मानव उसका दास होता। तो माता प्रकृति किस में माना जाता है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो किस में हो सकता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद में। अगला, अगली विचारधारा आती है फिर संभोगवाद।
अब ये क्या होती है? ये दी थी भैया पाल विडाली लाप्लास में। हुआ यूँ था कि जब ये विचारधाराओं का युग चल रहा था, उस समय की बात है। उस समय जर्मनी के कोई विद्वान कोई विचारधारा देता, तो फ्रांस का विद्वान उसके विपरीत दूसरी विचारधारा देता। आप विश्व युद्ध में भी देखोगे कि जर्मनी और फ्रांस दोनों एक दूसरे के विरोधी राष्ट्र थे। तो ये विरोध है वो विचारधाराओं में देखने को मिलता है। तो वो रेडजेल और एलन सेम्पल ने दी थी। रेडजेल का संबंध जर्मनी से है, तो उनकी विचारधारा, तो उसके जस्ट उल्टा चलना कौन है? पाल विडाली लाप्लास। और पाल विडाली लाप्लास कहाँ के थे? फ्रांस के। इन्होंने है वो इसके जस्ट उल्टी विचारधारा दे दी कि नहीं, मानव प्रकृति के अनुसार नहीं काम कर रहा है। तो मानव क्या कर रहा है? आधुनिक मानव है वो प्रकृति में किसी प्रकार का चेंजेस कर सकता है, यानी कि आधुनिक तकनीकी मानव। स्थिति क्या है? आधुनिक तकनीकी मानव। और उसमें स्थिति क्या थी? आदिम काल का मानव था। अब इसमें दृष्टिकोण क्या है? मानव प्रकृति का क्या बन गया है? स्वामी। उसमें मानव क्या था? प्रकृति का दास था। अब ये स्वामी बन गया, इसका मतलब प्रकृति में किसी भी प्रकार का चेंजेस कर सकता है। तो वो प्रकृति में बदलाव कर सकता है। जैसे यहाँ गर्मी पड़ रही है और मैंने एसी लगा दी, तो इसका मतलब मैंने प्रकृति में चेंजेस कर दिया। तो ये बात है, क्या कर रहा है? वो प्रकृति में बदलाव कर सकता है। और इसके मुख्य विचारक कौन है? पाल विडालिला ब्लास थे। मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार डाल देना। मानव टेक्नोलॉजी को अपना करके वो क्या करता है? प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। और इस विचारधारा को बोला जाता है प्रकृति का मानवीकरण। उसमें क्या पढ़ा था? मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव क्या ढल चुका था? प्रकृति के अनुसार। इसमें है प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि प्रकृति किसके अनुसार ढली है? मानव के अनुसार। उसको बोला जाता है प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि प्रकृति के नियमों से तकनीकी का विकास हुआ है। जो प्रकृति ने नियम दिए हैं, उन नियमों को समझ करके मानव ने नई तकनीकी का विकास कर दिया है। आज का जो प्रौद्योगिकी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। और उदाहरण के रूप में मानव ने कौन कौन से जो प्रकृति में बदलाव किए? अग्नि की खोज कर दी। आदिम कालों के मानव के पास में अग्नि की खोज की जानकारी नहीं थी, और बीमारियों का इलाज करना शुरू कर दिया था। और उसके अलावा वायुयान का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की विचारधाराओं का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी कि मानव क्या बन गया था? प्रकृति का स्वामी बन गया शुरू गया। कौन सी विचारधारा में? संभववाद की विचारधारा। देखो, प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं को जन्म देते हैं, है ना? उसने पाल लीलावदास ने क्या कहा था कि प्रकृति स्वामी नहीं है, प्रकृति के तो केवल क्या दे रही है? संभावनाएं। कि सब और संभावना ही संभावना है, उन संभावनाओं का उपयोग करके मानव कुछ भी कर सकता है। तो क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं को जन्म देते हैं, और मानव क्रिया करके क्या करते हैं? भूदृश्य का निर्माण करते हैं। जैसे घर है, नगर है, खेत है, स्कूल है। इस प्रकार से खूब सारे जो सांस्कृतिक परिदृश्य, भूदृश्य है, इनका निर्माण कर लेता है। मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। इसका मतलब अब दास कौन हो गया है? प्रकृति। प्रकृति दास बन गई है, मानव क्या बन गया है? स्वामी बन गया है। और इस प्रकार के विचारधारा को क्या बोला जाता है? संभववाद। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव इसका उपयोग करके करता है। इसको बोला जाता है प्रकृति का मानवीकरण। मानव किसके अनुसार बदल गया है? प्रकृति के नहीं, प्रकृति है वो किसके अनुसार बदल गई है? मानव के अनुसार बदल गई है। इस प्रकार की विचारधारा कहलाती है संभववाद की विचारधारा, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती है। एक याद रहेगी, दूसरी अपने आप याद। लेकिन इसमें कंफ्यूज होंगे ना आप, केवल और केवल इस बात के कंफ्यूज होंगे। कभी पूछेगा पर्यावरणीय निश्चयवाद, कभी केवल पूछ लेगा निश्चयवाद। तो ध्यान रखना, पर्यावरणीय निश्चयवाद दोनों एक है, ये ध्यान रखना। अब फिर तीसरी विचारधारा आती है मध्यम मार्ग की विचारधारा। तीसरी विचारधारा कौन सी है? मध्यम मार्ग। इन्होंने कहा कि न तो रेड टेल वाली विचारधारा सही है, न पाल विडाली, दोनों के बीच वाली विचारधारा है। इन्होंने ट्रैफिक के लाइट से तुलना की थी। मध्यम मार्ग विचारधारा कहा जाता है इसको, नव निश्चयवाद विचारधारा कहा जाता है। इसको रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। और ये दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। टेलर, देखो टेलर नाम होता है ना, टेलर क्या काम करता है? सीलने का काम करता है। तो इन्होंने भी क्या किया? दोनों विचारधाराओं को आपस में सील दिया, जोड़ने का काम किया है ना? इन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार से ट्रैफिक लाइट होती है, उस ट्रैफिक लाइट में लाल, पीला और हरा, ऐसे लाल है, ये पीला है, ये हरा। तो यहाँ लाल क्या कर रहा है? रोकने का। रुको, ठीक है, इंतजार करो, और नहीं, तैयार हो जाओ और जाओ। उसके अनुसार पर यह विचारधारा बनी है, रुको और जाओ। उन्होंने कहा कि पहले प्रकृति के नियमों को समझो, फिर उसके अनुसार नियम बनाओ, फिर उसके अनुसार विकास करो। न तो प्रकृति को नुकसान होना चाहिए और न मानव को नुकसान होना चाहिए। न तो प्रकृति स्वामी है, न मानव स्वामी। इस प्रकार के विचारधारा को क्या बोला जाता है? मध्यम मार्गी नव निश्चयवाद या रुको और जाओ।
प्रकृति वो मानव के बीच में दोनों में क्या बनाती है, समन्वय बनाती है, दोनों के आपस में सामंजस्य बना करके विचारधारा दी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नवनिश्चयवाद की विचारधारा बोला जाता है। या तो न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद में सब कुछ आवश्यकता ही आवश्यकता थी, मानव को खाने की जरूरत थी, कपड़ों की जरूरत थी, सब आवश्यकता ही आवश्यकता थी, तो नितांत आवश्यकता की स्थिति थी। जबकि दूसरे वाले में क्या हो गई थी, संभववाद में नितांत स्वतंत्रता की स्थिति हो गई। तो यहाँ तो क्या है, यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, न ही नितांत स्वतंत्रता की। नितांत का अर्थ होता है संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से, है। तो न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति। इस प्रकार के विचारधारा को क्या बोला जाता है, मध्यम मार्ग की विचारधारा है। और तीन विचारधाराएं हैं, तीन विचारधाराओं को आप याद कर लोगे, है। आशा करता हूं आपको याद हो गई। अब एक अपनी सारणी से क्वेश्चन आता है, सारणी है, उसके अंदर एक जगह दे रखे हैं, ये जो मैंने क्रम लगा करके इसे कलर में लिखे हुए हैं, गुलाबी कलर में, और फिर उसके बाद में उपागम लिखे हुए होंगे, और फिर उसके लक्षण लिखे हुए होते हैं। इस प्रकार की अपनी सारणी है, और मेरे सारणी मेरे से बड़ी नहीं, इसलिए मैंने इस हिसाब से लिख दिया है, तो समझ में आ जाएगा आपको कि मानव भूगोल के क्रमिक विकास की अवस्थाएं। मानव भूगोल है, इसमें दिख नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, क्या है, मानव भूगोल के क्रमिक विकास की अवस्थाएं, कि मानव भूगोल का विकास है किस क्रम के अनुसार हुआ, पहले कैसे पढ़ा जाता था मानव भूगोल को, फिर धीरे धीरे किस प्रकार से पढ़ा जाना शुरू हुआ है। तो सबसे पहला आता है आरंभिक उपनिवेशवाद का युग। उपनिवेश जानते हो, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते थे, अधिकार कर लेते थे, जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करते थे, उस समय की बात हो रही है। उस समय क्या हुआ, हाँ, उस समय भूगोल का अध्ययन होता था, वो होता था कौन से उपागम में, अन्वेषण एवं विवरण में, कि नई नई प्रदेशों की खोज करो, अन्वेषण करो, जैसे वास्को डिगामा हो गया है। तो ये क्या करते थे, नए नए प्रदेशों की ओर जाते, उन प्रदेशों का अन्वेषण करते, तो अन्वेषण एवं विवरण। तो आरंभिक उपनिवेश विभाग में उपागम कौन सा था, अन्वेषण विवरण। इसमें क्वेश्चन क्या होगा, आरंभिक उपनिवेश विभाग का उपागम था, तो कौन सा था भैया, कौन सा। हालांकि ये अवसद में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी कौन सा आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी से इसको समझ लेते हैं ना, कि आरंभिक उपनिवेश के समय अन्वेषण एवं विवरण का उपनिवेश था, तब आपको ध्यान में आना चाहिए कि नए नए प्रदेशों की खोज रही थी, और खोज का अर्थ है अन्वेषण है, ठीक है, अन्वेषण विवरण। लक्षण क्या थे, नए प्रदेशों की खोज करना और उसका वर्णन। फिर दूसरा आता है उत्तर उपनिवेशवाद। जब धीरे धीरे उपनिवेशवाद समाप्त हो रहा था, तब की बात है। तब कौन सा उपागम आया, प्रादेशिक विश्लेषण का उपागम आया, कार्ल रिटर वाली बात है। सभी प्रदेशों का अलग अलग अध्ययन करना, कि प्रदेशों के अंदर कौन कौन से पक्ष है, सभी प्रदेशों के अलग अलग तथ्यों का अध्ययन करना। तो इसमें प्रदेशों के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया जाता है, प्रदेश के बारे में जो भी सारे तथ्य थे, इन सारे तथ्यों का विशेष ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्रादेशिक विश्लेषण। और ये किसमें होना शुरू हुआ था, उत्तर उपनिवेशवाद में। फिर उसके बाद में तीसरा आता है 1930 का दशक। 1930 के दशक के आप जस्ट बाद में देखोगे तो विश्व युद्ध हुए हैं, 45 वाला। तो ये समय एक दूसरे प्रदेश को श्रेष्ठ घोषित करने का समय था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय विभेदन। मैं बोलूंगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा बोलेगा वो श्रेष्ठ है, और इस प्रकार से होगा, तो दोनों में आपस में लड़ाई होगी। इसी प्रकार से तो 1930 के दशक में क्या हुआ था, क्षेत्रीय विभेदन, यानी कि एक प्रदेश के गुणों के आधार पर दूसरे प्रदेश से उसकी भिन्नता ढूंढना है। क्षेत्रों में क्या है, विभिन्नताएं क्या है, तो ये ढूंढना। तो पहले में तो शुरुआत में क्या हुआ, खोज एवं अन्वेषण हुआ, उत्तर औपनिवेशिक युग बाद में, आरंभिक औपनिवेश में। फिर उत्तर औपनिवेश में क्या हुआ, प्रदेश के सारे प्रदेशों का अध्ययन किया जाने लगा, जिसका हो गया प्रादेशिक विश्लेषण। फिर क्षेत्रीय विभेदन आ गया, 1930 के दशक में क्या आ गया, क्षेत्रीय विभेदन। फिर आता है अपने 1950 के दशक, 1950 से लेकर के 1960 का दशक, और इसमें बढ़ गया था स्थानीय संगठन एवं क्षेत्रीय संगठन। धीरे धीरे क्षेत्रीय संगठन बनने शुरू हुए थे, ईयू, ऐसे आप नाम सुनते हो, हैं, आसियान और ये संगठन। तो ये संगठन लगभग इनकी स्थापना 1950 से लेकर 1960 के मध्य है। आप पॉलिटिकल में खूब सारे संगठन पढ़ोगे, तो इनकी स्थापना कब हुई थी, 1950 से 60 के बीच में। तो इस समय क्या बनने शुरू हो गए, स्थानीय संगठन बन गए और क्षेत्रीय संगठन बनने शुरू हो गए। और दूसरा, इसमें भूगोल में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग शुरू हो गया। जो आप भूगोल में मापा कर ये पढ़े थे ना 11th में, अभी भी पढ़ोगे, मानचित्र कला में आप खूब सारे जो संख्याओं का ज्ञान पढ़ोगे। तो ये सारा अध्ययन किस समय शुरू हुआ था अपने भूगोल में, 1950 और 60 के दशक में, है। तो ये याद रह जाएगा अपने को। अब ये इंपोर्टेंट, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट। इसमें है ना, ये क्वेश्चन आएगा, मात्रात्मक क्रांति, ये क्वेश्चन यही आएगा, है ना। आपके दे रखा होगा कि निम्नलिखित में से उपागम नहीं है,
एक तो लिख देगा क्षेत्रीय विभेदन है, क्षेत्रीय विशेषताएं, खोज एवं अन्वेषण, और एक लिख देगा मात्रात्मक क्रांति। बताओ क्या मात्रात्मक क्रांति उपागम है क्या? नहीं, मात्रात्मक क्रांति उपागम नहीं है। तो उपागम तो क्या है? स्थानिक संगठन एवं क्षेत्रीय लक्षण। मात्रात्मक क्रांति तो उसका क्या है? लक्षण है। तो आपको ध्यान रखना है कि मात्रात्मक क्रांति क्या है? उपागम नहीं है। तो ध्यान रखना, ये लिखना, मात्रात्मक क्रांति उपागम नहीं। कहीं लिख दो कि आप भूल जाओगे, मेरे को पता है। उपागम नहीं। नहीं, ठीक है, मात्रात्मक क्रांति क्या नहीं है? उपागम नहीं है, ध्यान रखना ये बात। अब आते हैं 1970 के दशक की। इस समय तीन नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था। तीन नई विचारधाराएं कौन कौन सी थी? एक तो मानवतावादी, दूसरी आमूलतावादी, एक व्यवहार। ये तीन विचारधाराएं थी। तो 1970 के दशक में तीन नई विचारधाराओं का उद्गम हुआ था। अब पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में विस्तृत ढंग से। अभी केवल इतना जान लो कि तीन विचारधाराएं कब आई है? 1970 के दशक। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्रात्मक खूब सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से कोई दूसरे उपागम दे देंगे, एक जगह ये भी दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन उपागम नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। फिर आते हैं अपने सबसे अंतिम में 1990 का दशक, और भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। भूगोल में किसका शुरू हो गया था? आधुनिकवाद का। आज जिस ढंग से पढ़ रहे हैं, इस ढंग से पढ़ना शुरू हो गया था उस समय। इसके लक्षण क्या थे? वैश्विक सिद्धांतों की जगह स्थानीय संदर्भ की परिस्थितियों को समझना शुरू कर दिया। अभी अपन पढ़ेंगे 1970 के दशक की विचारधाराएं। देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना है ना साथ साथ में, ठीक है? हाँ, क्या है? 1970 की दशक है। एक नंबर विचारधारा कल्याणप्रद, दूसरी आमूलवादी जिसको रेडिकल विचारधारा कहते हैं, तीसरी है व्यवहारवादी। इन तीन विचारधाराएं थी। पहली है कल्याणप्रद। नाम से क्या पता चल रहा है? कि लोगों से अधिक कल्याण किया जाए। इस प्रकार की विचारधारा में लोगों के कल्याण को महत्व दिया गया। इसका संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण से है। मानवतावादी या फिर कल्याणप्रद में किसका है? सामाजिक कल्याण से। और सामाजिक कल्याण किससे हो गए? लोगों को फ्री में आवास देना, स्वास्थ्य सुविधा देना, शिक्षा देना। तो इस प्रकार की विचारधाराओं का बात की गई थी। वो कौन सी विचारधारा की गई थी? अमूलतावादी या कल्याणप्रद विचारधारा है। फिर उसके बाद में अमूलतावादी नहीं, मानवतावादी या फिर कल्याणप्रद विचारधारा। फिर आती है भैया अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर निर्माणित थी। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के ऊपर आधारित थी। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। और कार्ल मार्क्स किसके ऊपर बात करता था भैया? निर्धनता के ऊपर, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा गरीबी हटाओ। तो निर्धनता, बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया था। किसके सिद्धांतों का उपयोग किया था? मार्क्स के। और ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित थी? तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के ऊपर आधारित कौन सी? अमूलतावादी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकल विचारधारा। और इसका संबंध पूंजीवाद के विकास से। पूंजीवाद मतलब बहुत से अधिक देशों का विकास है, आर्थिक धन है वो वृद्धि की जाता है। इस प्रकार का विचारधारा क्या कहलाती है? अमूलतावादी या रेडिकल विचारधारा, जिसको किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। फिर व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी में क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ में जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों को बदलो कि भाई आप कल्याण कर रहे हो, इसके साथ साथ में जाति, धर्म, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। व्यवहारवादी भूगोल है, तो व्यवहार में वृद्धि करने के लिए तो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ में जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों को बोध पर ज्ञान जोर दिया गया, और वैसी विचारधारा कहलाती है व्यवहारवादी। इन दोनों को थोड़ा विशेष ध्यान देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है, और यहां से क्वेश्चन आएगा तो अधिकतर संभावना 100 में से 95% जो संभावना है वो इसकी आएगी, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र पूछेगा। और 5% संभावना किसकी है? इसकी सामाजिक। और इसका शायद नहीं पूछे, है ना, इसका शायद नहीं पूछे, लेकिन अपने आप याद हो जाएगा, मैं बताता हूँ। मानव भूगोल और इसके क्षेत्र या उपक्षेत्रों के बारे में बात की। इसके आगे भी एक और भी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा बात नहीं करनी है अपन को। जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना ही याद रखेंगे अपन। पहला क्या है? सामाजिक भूगोल। अब इसके उपक्षेत्र कौन से हो सकते हैं? तो आपको देखना कि समाज के अंदर क्या क्या बातें होती है, उन सारी बातों को सामाजिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यवहारवादी, ये भी समाज की बात है, जाति, धर्म, प्रजाति, ये सब किस में आती है? समाज में आती है। सामाजिक कल्याण, इसका मतलब ये भी समाज की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, संस्कृति, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा, ये सारी की सारी किस में आ रही है? सामाजिक भूगोल। और इसमें भी चिकित्सा वाली भूगोल को विशेष तौर से ध्यान रखें।
कौन सी भूगोल को? चिकित्सा भूगोल। अब ये राजनीतिक भूगोल, इसमें 2 ही आती है। एक तो आती है निर्वाचन भूगोल, एक सैन्य भूगोल। अब देखो राजनीति में क्या है निर्वाचन, निर्वाचन का अर्थ क्या होता है? चुनाव। चुनाव राजनीति से संबंध रखते हैं, इसका मतलब ये कौन सी भूगोल में अध्ययन किया जाएगा? राजनीति भूगोल में। और सैन्य भूगोल, सैन्य भूगोल में सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी देश की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। और सीमाओं का अध्ययन किसमें किया जाएगा? राजनीति में किया जाएगा। तो ये भी इसका भी संबंध किसमें किया जाएगा? राजनीति। तो इससे आपको ये याद रह जाएगा। और आर्थिक भूगोल में बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? कि जिसमें पैसा मिलता हो वो आर्थिक भूगोल। किसी से भी, जैसे संसाधन, इसके बेचने से पैसा मिलता है। संसाधन क्या होते हैं? अपनी आवश्यकता वाली सारी चीजें, पेन है, ये भी संसाधन है। तो इसको पैसा चाहिए, तो ये इसमें भी आर्थिक भूगोल है। कृषि, कृषि करेंगे तो भी पैसे मिलेंगे, तो ये भी आर्थिक भूगोल है। उद्योगों से भी पैसा, विपणन, विपणन का अर्थ होता है व्यापार, व्यापार से भी पैसा है। पर्यटन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। इसमें इन दोनों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। विपणन एवं पर्यटन, इन दोनों का संबंध भी किससे है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में तो क्या याद रखना है? ऐसा जिसमें पैसा प्राप्त होता है, तो वो हो जाएगा। राजनीति भूगोल में निर्वाचन एवं सैन्य अपने आप से याद रह जाएगा। और सामाजिक में खूब सारे समाज है, ठीक है, आप देख लेना समाज का संबंध किससे है? वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? सामाजिक भूगोल। इसमें भी चिकित्सा भूगोल का विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे, हाँ, तो अगले पार्ट के लिए आपको अभी से कमेंट करके रखना है जरूर नेक्स्ट पार्ट के लिए। और इस प्रकार से यदि सहयोग बना के रखोगे तो आगे वीडियोस आ पाएंगे, नहीं तो फिर वीडियोस नहीं आ पाएंगे। और सभी सब्जेक्टों के लिए आपके लिए फ्री क्लासें लेके आ रहा हूँ, तो आप सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।